नमस्कार, मैं वरुण जौहरी और आप देख रहे हैं द लीगल ऑब्जर्वर। आज हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर में और इस ऐतिहासिक शहर के ऐतिहासिक कोर्ट को हम कवर करने यहाँ पर आए हैं। हमारे साथ में हैं मध्य प्रदेश के एडवोकेट एडिशनल जनरल और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ग्वालियर के प्रेसिडेंट श्री MPS रघुवंशी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है द लीगल ऑब्जर्वर में और बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको आने के लिए। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने जब ये प्रोफेशन वकालत चुना, आपने क्या आपके दिमाग में आया, आपने कैसे कब इस प्रोफेशन को चुना और कब से आपने वकालत शुरू की? देखिए, दो प्रकार के एडवोकेट्स होते हैं, एक होते हैं इंसिडेंटल, एक होते हैं वाइवर्थ। वाइवर्थ वो एडवोकेट्स होते हैं जिनके फादर मदर या बाकी हायरार्की में अगर कभी कोई वकील रहे जी, तो उनको एज ए लीगल प्रोफेशन उनको गोद में मिलता है। बिल्कुल। मेरे परिवार में, इवन मेरे समाज में भी कोई ग्वालियर में हाई कोर्ट में वकील नहीं था। मैं बाय इंसिडेंटल एडवोकेट्स में से अपने आप को मानता हूँ। जी, हुआ यूँ कि मैं LLB किया ग्वालियर गुना PG कॉलेज से। जी, उसके बाद LLM करने के लिए मैं ग्वालियर आया। जब मैं यहाँ आया तो उस समय केवल इंग्लिश में ही LLM हुआ करता था, हिंदी मीडियम में LLM का प्रावधान नहीं था। तो मैं यहाँ एडमिशन लिया, बड़ा कठिनाई हुआ क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से पास था LLB तक, और कठिन मेहनत की और कुछ भाग्य अच्छा था। LLM में अकेला मैं पास हुआ, जो रेगुलर स्टूडेंट्स थे उसमें, और यूनिवर्सिटी मैंने टॉप की। जी, जब ये हुआ तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा। फिर घर वालों ने सोचा कि वकालत ये LLM के बाद यदि वापस आएगा तो ऐसा नहीं हो ये बिगड़ वगैरह जाए, तो उन्होंने कहा कि आप थोड़े दिन वहीं काम कर लो। तो फिर RD जैन साहब सीनियर एडवोकेट हैं, एडवोकेट जनरल भी हुए, तो उनके साथ में फिर मेरे को वकालत के लिए कर दिया। मेरे को वकालत में किया तो चूँकि छात्र जीवन में भी मैं PG कॉलेज गुना का प्रेसिडेंट रहा जी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इस तरीके से अपन वो कर रहे हैं। तो फिर अल्टीमेटली मेरा जो इंटरेस्ट था वो डेवलप हुआ, और इंटरेस्ट डेवलप होते होते इस स्थिति में पहुंच गया कि 8 महीने में मुझे लगने लगा कि तो बड़ा अच्छा काम है। तो मैं फिर वकालत में अच्छे तरीके से, और फिर चूँकि माननीय RD जैन साहब कॉन्स्टिट्यूशनल और सर्विस मैटर के विख्यात एडवोकेट ग्वालियर के रहे, तो मुझे भी वो शुभ अवसर मिला उनके साथ काम करने का, उनके साथ मेहनत करने का, और अल्टीमेटली एक अच्छी वकालत फिर मेरी चल गई। मैंने ये देखा कि मेरे फादर अब वो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उन्होंने मेरे को एक ही चीज़ बताया कि आप ईमानदारी से इस प्रोफेशन में काम करें, क्योंकि अब ईमानदार लोगों की ज़रूरत है। और जब ईमानदार लोग किसी उसमें काम करते हैं तो निश्चित रूप से फिर एक अच्छी लीगल प्रोफेशन में अच्छे लोग आएंगे। और आप मेहनत कितनी करते हैं, उसके अलावा आप कितने अच्छे तरीके से अपनी बात को ईमानदारी से रखते हैं, इस बात का ज़्यादा आवश्यकता है। वो अब यही मैंने ये सोचा कि अपन ईमानदारी से वकालत करते हैं। ईमानदारी से हमने वकालत शुरू किया, तो जो हमारे उसमें कोई नहीं था, तो अल्टीमेटली फिर ये हुआ कि वकालत अच्छा चल गया और रिकॉग्निशन मिलने लगा, केस मिलने लगे, अच्छा नाम हो गया। तो फिर 2010 में गवर्नमेंट का ऑफर आया कि आप एडिशनल AG बन जाए, तो 10 से 15 में एडिशनल AG रहा। फिर 10 से 15 एडिशनल AG रहते हुए बड़े बड़े मुकदमे जो थे वो गवर्नमेंट को हमने जिताए। फिर 15 में मैंने 15 जून को इस्तीफा दिया, क्योंकि जो प्राइवेट वकालत था उसका बड़ा नुकसान हो रहा था। अभी फिर कांग्रेस गवर्नमेंट आया 19 में, फिर 20 में जब गवर्नमेंट हटा तो फिर ये कहा गया कि भाई अब थोड़े दिन के लिए आप फिर एडिशनल AG रहें गवर्नमेंट की तरफ से, तो फिर अब गवर्नमेंट की तरफ से एडिशनल AG भी रहा। उसी बीच मुझे शुभ अवसर मिला कि मैं बार के प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ूँ। तो हमारे यहाँ बहुत बड़ी बार है, 5900 वकील हैं, 5900, तो उसका ऐतिहासिक रूप से फिर मैं अध्यक्ष चुना गया, और तकरीबन 1100 वोट से मुझे अध्यक्ष बनाया गया। हर पहलू में ईश्वर का कुछ दया रहा और कुछ मेहनत का वो रहा, परिवार का सपोर्ट रहा कि अच्छे तरीके से जहाँ जहाँ मेहनत की उसके रिजल्ट्स अच्छे आए। और लीगल प्रोफेशन को मैं कुछ यूँ देखता हूँ कि चूँकि ये आपके लिए लाइवलीहुड का साधन तो है ही, पर साथ में जब आप किसी क्षेत्र में काम करते हैं
और सामाजिक दृष्टि से चूँकि लॉ फील्ड जो है बड़ी अच्छी फील्ड मानी गई है, तो ऐसे में निश्चित रूप से हमें काम करने में मज़ा भी आता है और लोगों को हम ज़्यादा फायदा दे सकते हैं अपने वैदिक ज्ञान का, तो वो हम दे रहे हैं। सर, आपने जैसा कि बताया कि आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर, आपके फैमिली में इससे पहले कोई वकालत में नहीं था। जो आज के दौर में जो नए बच्चे आते हैं, जो ग्रेजुएट्स होते हैं लॉ के, उन्हें क्या सीख देना चाहेंगे? क्योंकि उनके बीच में एक बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ चलती है कि बहुत परेशानी होती है नए एडवोकेट्स को अपने केसेस लेने में। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, और ये आज का सामयिक प्रश्न है। इसको हमारे यहाँ लीगल फील्ड से जो लोग दूर, तो प्रैक्टिकल जो हमारे यहाँ हो रहा है उससे दूर हो रहा है कुछ लोग। एक्चुअली कभी ये नहीं मानना चाहिए कि फर्स्ट जनरेशन लॉयर अगर हैं तो आपको दिक्कत आएगा। मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं आया। बार ने भी एक्सेप्ट किया, बेंच ने भी एक्सेप्ट किया, मतलब कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है। आपका नज़रिया चीज़ को देखने का ये होना चाहिए कि मेरा है, प्रोफेशन मेरा है, तो आपको हर चीज़ फिर रिस्पेक्ट भी मिलेगा, केस भी मिलेगा, आपका नाम भी होगा, रिकॉग्निशन भी मिलेगा। तो फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स को मेरा यही कहना है कि बिल्कुल डरने का ज़रूरत नहीं है, पूरा फील्ड खाली है। जब मैं इस फील्ड में आया था तो हमारे यहाँ तकरीबन 25 से 50 वकील, अच्छे वकील थे। जेपी गुप्ता साहब, मरहूम जेपी गुप्ता साहब, जिनका पूरे इंडिया में नाम था, आर.डी. जैन साहब, मतलब काफ़ी अच्छे उनमें सुप्रीम कोर्ट जज रहे, माननीय अरुण मिश्रा साहब, लाहौटी साहब, इन लोग ग्वालियर में काम करते थे। बड़ा सौभाग्य रहा कि इनके सामने काम करने का मौका मिला, इनके कुछ पैसे इनके साथ में काम करने का मौका मिला। तो बिल्कुल डरने का ज़रूरत नहीं। आपकी मेहनत और ईमानदारी और आपका वक्त की पाबंदी, ये तीन ऐसे चीज़ें हैं, पंक्चुअलिटी, ऑनेस्टी और डिवोशन। ये तीन चीज़ें ऐसी होती हैं, जिस तीन चीज़ को लेकर यदि आप चलते हैं तो किसी भी प्रोफेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं है। जी सर, सबसे पहली चीज़ हमारे जीवन की हमें हमेशा याद रहती है, आपने जब अपने करियर की शुरुआत की थी, लीगल करियर की, पहला केस आपका कौन सा था? एग्जैक्टली नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन वो यूनिवर्सिटी से संबंधित था जी, और उसमें यूनिवर्सिटी के वकील मरहूम श्रीमान जेपी गुप्ता साहब हुआ करते जी। तो उसमें क्वेश्चन रिवॉल्यूशन का था और क्वेश्चन ये उठा कि रिवॉल्यूशन हो सकता है। हम कानून में उतना निपुण तो थे नहीं, हमने कहा था रिवॉल्यूशन का प्रावधान हो नहीं हो सकता है जी। तो माननीय जज साहब ने कई बार हमसे बोला कि ऐसा आप जो बोल रहे हो वो कोई कानून के तहत है कि वैसे ही है। तो हमने कहा साहब कानून के तहत ही बता रहे हैं। तो ये एक गिरने उठने और फिर गिर के फिर चढ़ने का जो सिलसिला रहता है जी, वो चला और उस केस में हम लूज किए क्योंकि हमारे पक्ष में कोई अच्छा वो नहीं था। लेकिन जब हम बाहर आए तो जेपी गुप्ता साहब ने पीठ थपथपाई और बताया कि तुम अच्छा करोगे, मेहनत करो और मेहनत का फल हमेशा अच्छा होता है। और मेहनत की तो फिर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ा। ऐसे ही एक बार क्या हुआ कि पहले महीने का बात बता रहा हूँ जी, 2-3 महीने हुआ था। तो हमारे जो सीनियर माननीय आर.डी. जैन साहब, तो उन्होंने कहा कि तुम इसमें टाइम ले लेना, सिविल डिवीजन हुआ करता था। तो मैं जज साहब से टाइम मांगा, जस्टिस द्वाबिया उस समय जज हुआ करते थे, तो जस्टिस द्वाबिया साहब से टाइम मांगा कि साहब टाइम दे दें, सीनियर करेंगे इसको। तो जस्टिस द्वाबिया बोले कि भाई सीनियर, अब आपको भी तो कभी ना कभी बहस करना है, तो बहस करो। तो मैं बताया कि साहब 3 दुकान है, 3 दुकान का केस है, वो खाली कराने का ऑर्डर किया हुआ है, इस पर स्टे कर दो। तो जज साहब बोले चलो कम से कम तुमने मुँह खोला, तो हमारा स्टे हो गया। देन ग्रेजुअली धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा और उस कॉन्फिडेंस बढ़ने का जो वो हुआ फ़ायदा हुआ वो ये हुआ कि फिर हम 2 साल बाद जब हमारे सीनियर साहब से अलग हुए तो फिर काफ़ी कुछ कॉन्फिडेंस था मन में, लोगों में भी कॉन्फिडेंस था, ये लड़का नया है, वकील लोग भी काफ़ी काम देते थे। तो क्लाइंटों से काम बाद में आता है, पहले क्या होता है जो सीनियर्स रहते हैं वो भी छोटे छोटे केस जूनियर्स बिल्कुल एबिलिटी के आधार पर उसको जांच लेते हैं, ये अच्छा काम करता है, इसको दो, अपन इसको बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। तो ऐसे करके सिलसिला चला और फिर बड़े बड़े केस लड़ाए। मैंने ग्वालियर के इतिहास में जी अपना लिमिटेशन एक्ट पे और मध्यस्थता अधिनियम में सेक्शन 29 पर जी 5 जजेज की पीठ ग्वालियर में बिठवाई। मेरे को उसमें स्पेशल रूप से गवर्नमेंट
में एंगेज किया हुआ था 2006 में। ओके सर। तो ये एक बहुत ही सुखद अनुभव था कि मतलब इतिहास में पहली बार 5 जजेस का बेंच बैठा। तो बड़ा मतलब फिर पाँव बढ़ते गए आगे आगे, और फिर मंजिलें बदलती गई, ऊपर चढ़ते गए। पर कुल मिला के बात यही है कि आप जितना मेहनत करते हो, हर एंगल से केस को देखो, विरोधी आएगा, विरोधी क्या कहेगा। जो हमारे ऑनरेबल जजेस रहते हैं, वो जजेस को किस तरीके से अपन चीज़ को बताएं जी। तो प्रेजेंटेशन बहुत वो रहता है। प्रेजेंटेशन आप कानून में कितना जानते हो ये महत्वपूर्ण नहीं होता। महत्वपूर्ण इस बात से होता है कि आप अपनी चीज़ को प्रोजेक्ट कैसे करते हैं। प्रोजेक्ट आप कैसे करते तो कई बार जो वैसे लोग रहते हैं जो प्रेजेंटेशन जिनका अच्छा रहता है, उनका सामान खराब होता है, वो भी बिक जाता है। तो मार्केटिंग कैसे करना है आपको, आपका जो केस है उसको हाउ यू हैव टू प्रेजेंट इज वेरी मैटर। वेरी कई बार केस बच जाता है और जज आपको सुनने के लिए तैयार हो जाता है। तो मेरा जो आने वाली पीढ़ी है उससे यही कहना है कि आप लीगल फैटर्निटी में आ रहे हैं, मेहनत करें। जी। मेहनत का कोई तोड़ नहीं है, कोई शान नहीं है, और ऑनेस्टी से काम करें। बिल्कुल। क्योंकि अब ऑनेस्टी का ज़रूरत है। लोग अब ये देखने लगे हैं कि हर तरफ बेईमानी चल रहा है, ये चल रहा है, तो लोग बड़ी आशा के निगाहों से डॉक्टर को, वकील को देख रहे हैं। बिल्कुल सर। तो ये कह रहे हैं कि मेरा डॉक्टर और वकील ईमानदार होना चाहिए, क्योंकि यही दो चीज़ें ऐसी हैं जो पेट तक जाती हैं आदमी। बिल्कुल। दुनिया में अपनी बीवी को भी सच नहीं बताता, वकील को सच बताता। सच बताया। तो ये बड़ा एक विषय है आज कि जब ये डॉक्टर और वकील लोग जब तक पूरी ऑनेस्टी के साथ काम नहीं करेंगे, और करना चाहिए मेरे ख्याल, तब करेंगे, तब रामायण में एक चौपाई आया जी। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। धर्म, नियम, कानून का एक रूप था उसमें, व्यक्ति को डिसिप्लिन में बांधने का, अनुशासित करने का एक तरीका धर्म था। बिल्कुल सर। आज अपन रूल ऑफ लॉ में, हम कानून के शासन में, तो कानून से हम लोग आपस में बंधे हुए हैं, हम डिसिप्लिन हैं। तो जब जब कानून का क्षरण होता है, तोड़ने वाले लोग ज़्यादा आ जाते हैं, तब फिर ईमानदारी का जो परिचय देता है, ईमानदारी से जो चलता है, वो उसका प्रोफेशनल करियर भी अच्छा होता है। बिल्कुल। और उसका जो रेपुटेशन गेन करता है समाज में, वो समाज आप कितने केस हारते हो, इससे आपका आंका नहीं जाता कि आप वकील कैसे। आंका इस बात से जाता है कि आपने केस कैसे लड़ा। बिल्कुल। आप कैसे ही केस लड़ रहे हो। यदि आप हार भी जाए, मेरी जिंदगी में से कई मरतबा मौका मैंने देखा जी कि आज हम जिस क्लाइंट का केस हारे, वो क्लाइंट शाम को दूसरा केस देके गया। तो ये अपने आप में एक सर्टिफिकेशन है कि आप काम अच्छा कर रहे हैं। तो काम ऐसा करो कि क्लाइंट ये ना कहे कि मैं वकील की वजह से हार गया। ये आपको उसका जो कॉन्फिडेंस है, उसकी जो आपकी जो रेपुटेशन है, उसको इस तरीके से इंक्रीज करना होगा जनता के बीच, उसका कॉन्फिडेंस जीतना होगा। हाँ, तब आपको ये महत्वपूर्ण पहलू से उभर कर आप आओगे कि मैं लोग देखिए, आप मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है जी कि बहुत सारे वकील, मतलब ज़्यादातर तादाद में, वो लोग इस बात पे ज़्यादा विश्वास करते हैं कि मैंने 2 केस जीत लिया, बड़ा केस जीत लिया तो मैं बड़ा वकील हो गया। इट्स नॉट द क्राइटेरिया। क्राइटेरिया इज दैट हाउ, व्हाट वाज योर प्रेजेंटेशन, हाउ यू प्रेजेंट द केस, व्हाट यू आर गोइंग टू आर्ग्यू। ये सब महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल। महत्वपूर्ण ये नहीं होता कि आपने केस जीत लिया, केस हारा वाले। तो जज भी जो तारीफ करता है वकील का, वो इस बात की तारीफ करता है कि भाई किस तरीके से अपने केस लड़ा, अपना केस किस तरीके से लड़ा, आपने किस तरीके से अंदर तक गए। जी। तो जो इंटरप्रिटेशन का मामला होता है, उस इंटरप्रिटेशन से करना चाहिए। और जो नई पीढ़ी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा हर दृष्टिकोण से केस को देखें कि विरोधी, अगर मैं इसमें विरोधी हूँ तो क्या देखूंगा, यदि मैं इसमें जज हूँ तो क्या देखूंगा, यदि मैं पिटिशनर हूँ तो क्या देखूंगा। ये सब चीज़ें जब हम देखते हैं हर दृष्टिकोण से, जब आपका एक कानूनी मन बनता है, और कानूनी मन बनने के पश्चात जो मंथन से जो निकलता है वो अमृत रहता है। और उस अमृत को जब हम पान करते हैं तो निश्चित रूप से आपके लीगल प्रोफेशन में 4 चांद भी लगते हैं, और लोगों के सामने आपका कॉन्फिडेंस और रेपुटेशन बढ़ता है।
बिल्कुल सर, आपका स्पेशलाइजेशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो नए लोग ग्रेजुएट्स आना चाहते हैं, अपना स्पेशलाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना चाहते हैं, वो जैसे उनके लिए नुस्खे कुछ उनके लिए देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन अकेला एक फील्ड नहीं है जी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन महत्वपूर्ण फील्ड है। मैं ऐसा बिल्कुल अपनी पूर्ण सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से कह रहा हूँ। उसका कारण, कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉन एज मदर ऑफ ऑल द लॉज। सभी कानूनों की माँ, उद्गम स्थल है। ये प्रोड्यूस करती है बाकी सब कानून को। कानून इसके खिलाफ नहीं हो सकता। तो जो आदमी कानून कॉन्स्टिट्यूशन में अपना वकालत शुरू करता है, कॉन्स्टिट्यूशन में अपना वकालत करता है, तो वो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण इस बात का होता है कि वो किस तरीके से अपना इंटरप्रिटेशन करता है, किस तरीके से वो करता है। इस बात का बड़ा महत्वपूर्ण वो होता है। तो इसलिए इन सब चीज़ों में महत्वपूर्ण इस बात का होता है कि आप इंटरप्रेट कैसे करते हैं। कानून एक स्थिर चीज़ नहीं है, डायनेमिक चीज़ है जी, बदलती है समस्याओं के साथ साथ, समाज के साथ साथ। जैसे समाज में धीरे धीरे हमारी चेंज ऑफ लिविंग क्वालिटीज बढ़ रही हैं, चेंज ऑफ नेसेसिटीज बढ़ रही हैं। तो ये जो धीरे धीरे सब चीज़ें बढ़ती हैं, वैसे ही कानून भी उसी हिसाब से बढ़ता है। नेसेसिटी जैसे जैसे आती जाती है, कानून बनता जाता है। तो हमको हमेशा कानून पे निगाह डालना चाहिए। 90s तक PIL का कोई ज़्यादा महत्व नहीं था जी। 90s तक कॉन्स्टिट्यूशनल जो पावर एक्सरसाइज होती थी कॉन्टेक्चुअल मैटर्स में बिल्कुल नाम मात्र होती। लेकिन अब जब ये देखा कि गड़बड़ियाँ ज़्यादा हो रही हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस तरीके से, हाई कोर्ट्स ने, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, उन्होंने फिर उस तरीके से ज़्यादा हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। और एक स्थिति ऐसी आई कि उन्होंने फिर PIL सोमोटो करना शुरू कर दिया, लेटर पिटीशंस कर दी। ये चेंज ऑफ सर्कमस्टांस है। जैसे जैसे समाज बदल रहा है, कानून बदल रहा है। अब पहले साइबर क्राइम्स नहीं था, अब साइबर क्राइम आ गया। तो यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट। आपको फिर हर फील्ड में काम करना होगा। पहले कंप्यूटर का यूज करना था, हम लोग किताबें एक एक किताब को देखते थे। अब तो आप क्लिक करो पूरा आ जाता है, 50 किताब आ जाती है एक पॉइंट पे। तो ये जो है, आपको कम्पीट अब नई जनरेशन से करना है, और नई जनरेशन के हिसाब से सर्च होना है, कानून को देखना है। ये बड़ा एक वैसा माहौल है जब आपको इन सब चीज़ों पर विचार करते हुए विजन को अपने को इस तरीके से डेवलप करना है कि वो चेंज परिस्थिति में आपका जो नॉलेज है उसको अपडेट रखें, मॉडर्न रखें। बिल्कुल सर, आपने डिजिटलाइजेशन की भी बात की। सुप्रीम कोर्ट में भी काफ़ी जस्टिस DY चंद्रचूड़ भी कह रहे हैं कि SPCA को, प्रेसिडेंट को, वो बोलेंगे कि डिजिटलाइज किया जाए कोर्ट्स को, अदालती कार्रवाई को। जो किताबें बड़ी बड़ी लाते हैं वकील, तो अब वो डिजिटल लैपटॉप पे और अपने टैबलेट में, फ़ोन पे लाएं। इन पे समय की मांग है जी। ये इसलिए समय की मांग है। 50 किताब देखने के लिए समय भी कम है, क्योंकि केसेस इतने बढ़ गए हैं जी। जजेस का जो तादाद है वो कम है। इन सबको देखते हुए आपको इस तरीके से बदलना होगा कि नई परिस्थितियों में, नए हालातों में जो पेंडेंसी बढ़ रही है उससे हम निजात पा सकें। बिल्कुल सर। तो इसके लिए बहुत आवश्यक है ये चीज़ कि हम डिजिटाइजेशन की ओर जाएं, हम टेक्नोलॉजी की तरफ जाएं, जो हम चल रही है। बिल्कुल सर। तो जब हम ज़्यादा टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने लगेंगे, उससे कागज भी बचेगा, पर्यावरण अच्छा होगा। बिल्कुल सर। बहुत सारी चीज़ें हैं, कई चीज़ एक से दूसरा चीज़ का फ़ायदा होता है। हम गेंद इधर डालते हैं, फ़ायदा उधर होता है। तो ये चीज़ें हैं, बहुत सही दिशा में माननीय चंद्रचूड़ साहब सोच भी रहे हैं, होना भी चाहिए जी। बिल्कुल सर, पेंडेंसी ऑफ केसेस भी एक बहुत बड़ी समस्या है इस समय अदालतों में। कैसे इससे, मतलब ये किस तरह से ख़त्म होगी? देखिए, पेंडेंसी ऑफ केसेस को ख़त्म करने के लिए निश्चित रूप से जहाँ एजुकेशन है, जो आदमी एजुकेटेड हो गया है, मॉडर्नाइज हो गया है, सिविलाइज्ड हो गया है, उसके आधार पर उसको अब लगने लगा है कि भाई मेरे को गंदी शर्ट नहीं पहननी। गवर्नमेंट अगर मेरे से टैक्स ले रहा है तो गवर्नमेंट को ये सुविधा देना पड़ेगा। गवर्नमेंट जहाँ भी मकारी करती है या वैसे करता है गवर्नमेंट ऑफिसर, तो निश्चित रूप से फिर वो हादसे का कारण बनता है। पहले ये सब जागरूकता नहीं था जी, जागरूकता नहीं था, केस कम था। कुछ जो गवर्नमेंट्स है वो, उनका भी जो हस्तक्षेप है वो ज़्यादा बढ़ा है पहले से। बेईमानी का तादाद जो अधिकारियों का है वो बढ़ा है। बिल्कुल सर। तो इन सबको लेके, और पॉपुलेशन के साथ भी केसेस, पॉपुलेशन भी बढ़ी। बिल्कुल सर। और हमारा जो जजेस का स्ट्रेंथ है वो बहुत पुराना है।
तो अब निश्चित रूप से आप जब जागरूकता भी ला रहे हैं, कोर्ट का इंटरवेंशन बढ़ रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कॉन्टेक्चुअल मैटर्स में, बाकी सब मैटर्स में, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में बहुत कम हस्तक्षेप था। लेकिन अब चाहे चुनाव का मामला हो, चाहे इसका हो, चाहे PIL का हो, चाहे लेटर पिटीशन का हो, कॉन्टेक्चुअल मैटर हो, ईच एंड एवरी केस कोर्ट इज इंटरवीनिंग इन द मैटर एंड पीपल्स आर गेटिंग द जस्टिस। अब लोगों को जब सब तरफ अंधेरा होता है तो एक तरफ उजाला उसको दिखता है कोर्ट की तरफ, और जब कोर्ट की तरफ उजाला दिखता है तो नेचुरली आपके पास केसेस बढ़ेंगे। फिर लेकिन हमें अब ये देखना है कि इससे निजात कैसे पाए। तो निजात पाने के लिए हमारा जो एडवोकेट है वो अच्छी तैयारी करके आए, जो जजेस हैं वो सुनना पसंद करें, बिल्कुल, और शीघ्र न्याय किस तरीके से हो सकता है उस पर ये विचार चले। कुछ ट्रेनिंग चलती रहना चाहिए एडवोकेट्स की, जजेस की, हो जाएगा धीरे धीरे। जजेस भी कुछ बढ़ना चाहिए और फालतू केसेस कम हो तो नेचुरली फिर धीरे धीरे बढ़े। सर, ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट के बारे में बताइए। बहुत पुराना इतिहास रहा है, पुरानी बिल्डिंग है, इमारत पुरानी है। हाँ, ये नेचुरली हमारे यहाँ जो हमारा जो कोर्ट है वो बहुत पुराना कोर्ट भी है, और हम को बड़ा स्वाभिमान है, प्राउड है कि हम इस पे वो हुए हैं, मतलब इसमें वकालत करते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद भी हमें ये देखना होगा कि हमारे जो एडवोकेट्स हैं जो हमने नाम किया है उस नाम में हमारे जो संस्था का नाम है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, उस नाम में हम चार चांद लगाएं, क्योंकि बार आपको सब कुछ देता है, बार आपको नाम देता है, आपका प्रोफेशनल वो देता है, लाइवलीहुड देता है, सब कुछ देता है बार। तो मैं एज ए प्रेसिडेंट भी बड़ा इस बात पे जोर देता हूँ कि हमारे जो दिव्यांगन तो जो लोग हैं, जो नई जनरेशन हमारी आ रही है, वो अच्छे पढ़ लिखे, जो नाम हमारे पूर्वजों ने किया है, बड़े बड़े वकील इस बार ने दिए, CGI दिए हमारे बार में, अनिल लाहौटी साहब को, RC लाहौटी साहब को। तो ये परंपरा बनी रहे और इसमें अच्छे अच्छे वकीलों को, अच्छे अच्छे विधिवेत्ताओं को जो देश की सेवा के लिए हमारे बार ने दिया है वो कंटिन्यू रहे। वो तभी है कि जब हम अच्छी मेहनत करके समाज का सेवा करें, और एज ए कंसिक्वेंस, एज ए नेचुरल रिपरकेशन आपको फ़ायदा तो होगा ही उसमें, आपका प्रोफेशनल करियर अच्छा होगा ही जब आप अच्छे वकील होंगे। तो समाज को देने का जहाँ तक बात आता है, समाज को देना चाहिए। हर व्यक्ति पे समाज का ऋण होता है, उस ऋण को चुकाने का यही एक तरीका है कि जिस काम को आप कर रहे हैं वो काम अच्छे से करें आप। तो मेरा सभी जूनियर्स को यही संदेश है कि वो अच्छे से प्रिपेयर हों, अच्छा नाम कमाएं, हम लोगों से और बाकी लोगों से भी और ज़्यादा अच्छे से काम करें। तो ये बड़ा अच्छा एक सुखद अनुभव होगा, और जो हमारा इतिहास चला आ रहा है, जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, उनसे अच्छा हम उनसे सीखें, रिजल्ट दे पाएंगे। ऐसा बार के सभी जूनियर्स से मेरा अनुरोध भी है। सर, आपकी हॉबीज़ क्या हैं, या जो आप कोर्ट से अपने घर पे जाते हैं, चैम्बर से घर पे जाते हैं, आपकी हॉबीज़ क्या हैं? क्या करते हैं? अच्छा वकील जो होता है ना, वो उसका हॉबी सिर्फ कानून कानून और कानून होता है। वो केवल एक चीज़ देखता है कि मैं कानून में बेहतर किस तरीके से कर सकता हूँ। उसको एक बार होकर देखता है, 2 बार देखता है, 100 बार देखता है, एक कानून को 25 बार पढ़ता है। तो जो मुख्य हॉबी है वो ये है कि हम कानून में और अच्छे तरीके से निपुण कैसे हो सकते हैं, क्योंकि लास्ट वीक तक आपको कानून सीखना होता है। कानून एक ऐसी चीज़ है जो पारंगता आप हो गए, पारंगत हैं, ये नहीं कह सकते। तो जो हॉबी है वो लास्ट हॉबी तो हमारी यही है। वहाँ की हॉबीज रहती है कि भाई अच्छा बार हो, अच्छे लड़के आए, अच्छे वकील लोग तैयार हों, अच्छा संस्था का नाम हो, एक अच्छी रेपुटेशन हो। तो एक अच्छी रेपुटेशन सबके साथ सभी का विकास हो, वो रहता है। आप हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ग्वालियर के प्रेसिडेंट भी हैं। आपने अपने अभी तक के टेन्योर में सर क्या क्या बदलाव किए हैं वहाँ पे, क्या कुछ? देखिए, मैंने जो वादे किए थे उसमें से 70% से 80% मैंने काम किया। जैसे ही मैं चुना गया तो कोविड-19 का दौर था, बिल्कुल सर, समाज इससे जूझ रहा था, बड़ा नेगेटिव प्रभाव आ रहा था इस पर। घर घर दवाइयों को पहुँचाना, ऑक्सीजन, कोविड सेंटर एक खुलवाया हमने, क्वारंटाइन सेंटर, उसमें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एडवोकेट्स के लिए उसमें 40 बेड का खुलवाया।
दवाइयों को, जी। रेमडेसिविर इंजेक्शन को जी। जो नहीं मिल रहा था उसका भी किया। बिल्कुल। फिर जो राशन था वकीलों में वो किया। कई चीज़ें ऐसी हैं जो अभी और करना बाकी है। अभी हम इससे विचार कर रहे हैं कि जो हमारा इंश्योरेंस है वो हो जाए वकीलों का, क्योंकि एक सोशल सिक्योरिटी ज़रूरी है। वकील बेचारा रोज़ कमाता है, रोज़ काम करता है, बहुत कुछ काम बाकी है। अभी प्रोटेक्शन एक्ट पे भी हमें प्रोटेक्शन काम एक्ट करना है। जी बिल्कुल सर। अभी कल ही लाल सिटी बांध के वकीलों ने काम किया, प्रतिरोध दिवस मनाया। काफ़ी काम किए हमने, काफ़ी काम अभी करना बाकी है। तो 3 से 4-5 महीने हैं अभी हमारे पास, तो 3-4 काम और करेंगे। उसमें हमने एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी किया जी। जो हमारा एडवोकेट है, नया जो वकील आ रहा है, वो अपनी स्किल कैसे डेवलप करे, उसकी प्रोफेशनलिज्म बढ़े। बिल्कुल। उसमें एक इस प्रकार के व्यक्तित्व का, पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट हो जिससे वो भविष्य में एक अच्छे विधिवेत्ता के रूप में जाना जाए। वो भी किया हमने। कई काम इस बीच में ऐसे हुए हैं जी। जो बार एसोसिएशन ने मेरी अध्यक्षता में किए हैं। सभी सहयोगियों का अच्छा उसमें सहयोग भी मिला, तो काफ़ी कुछ अभी बाकी है। बिल्कुल सर, आखिरी सवाल है मेरा कि हमारे बहुत से व्यूअर्स हैं जो लॉ स्टूडेंट्स हैं, लॉ ग्रेजुएट्स हैं जो आ रहे हैं, उनके लिए एक आखिरी संदेश। ये जो लॉ स्टूडेंट्स हैं, लॉ स्टूडेंट उनको ना माने जो केवल LLB फाइनल में है या LLM जी। फाइनल में है, या LLD कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं, वो लॉ स्टूडेंट नहीं है। एवरी पर्सन हु इज स्टडिंग द लॉ इज ए लॉ स्टूडेंट। Judge is a law student, advocate is a law student, everybody who is concerned with law, बिल्कुल, लॉ से जो वास्ता रखता है वो लॉ स्टूडेंट है। और जब लॉ स्टूडेंट कोई भी व्यक्ति होता है तो उसका जो अंतिम ब्रीथ तक, जैसा मैंने आपको बताया, आखिरी सांस तक जी। वो उसको कानून और सिर्फ कानून की बात करना चाहिए। जितना आप पढ़ेंगे, जितना अपने आप को तैयार रखेंगे, जितना आप विजन ये देखेंगे कि कानून किस तरीके से पलट रहा है, कानून किस तरीके से करवट ले रहा है, परिस्थितियाँ कैसी बदल रही हैं जी। उन बदलती हुई परिस्थिति में जो कानून बदलता है, बिल्कुल आपको दिखेगा कि अब ये पृथ्वी इस एंगल से चल रही है। तो वो विजन को लेके आपको चलना होगा। और मेहनत, फिर जो आपको मैं 3 चीज़ बताया, लीगल प्रोफेशन का हार्ड वर्किंग, जी, देन ऑनेस्टी एंड पंक्चुअलिटी, ये 3 चीज़ यदि आप में है तो अच्छा प्रोफेशनल लीगल प्रोफेशन बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आप जब एक अच्छे वकील होंगे, ईमानदार वकील होंगे, रेपुटेशन होगा आपका, फिर आप खुद गलत काम करने से डरेंगे। सही बात है सर। तो पहले रेपुटेशन को बढ़ाएं, प्रोफेशन अपने आप बढ़ेगा। जब प्रोफेशन बढ़ेगा तो आपका इनकम बढ़ेगा। बिल्कुल। तो ये चीज़ एक दूसरे से लगा होता है, लेकिन तीनों का कुंजी एक ही है। 3 चीज़ें, हार्ड वर्किंग, ऑनेस्टी, पंक्चुअलिटी, डिवोशन। ये आपका डिवोशन होना चाहिए। मतलब रात को आप, कई बार ऐसा होता है रात को 3 बजे हम लोग, ऊपर हमारा रेजिडेंस है, नीचे ऑफिस है, तो नीचे आ जाते हैं, पढ़ रहे हैं, नींद नहीं आ रहा तो, या कोई अच्छा केस लगा 3 बजे पढ़ने बैठ गए। तो ये जो पागलपन होता है एक तरीके से, एबनॉर्मलिटी कानून के प्रति, प्रोफेशन के प्रति, ये लाना होगा हमारे नई पीढ़ी को। ये उस स्टैंडर्ड से उसको तैयारी करना होगा, मॉडर्न तरीके से चीज़ों को देखना होगा, बदली हुई परिस्थितियों को देखना होगा, कानून जैसे जैसे बदलता है सोच को बदलना, ये सब कुछ लाना होगा। फिर निश्चित रूप से रहेगा। मेरा सभी लॉ स्टूडेंट्स को, लीगल प्रोफेशन, लीगल फैटर्निटी के जो लोग हैं जी, उन सभी को शुभकामनाएं कि वो एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में बाहर आए, समाज की अच्छी सेवा करें। आपके जरिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर द लीगल ऑब्जर्वर के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। आप देख रहे थे द लीगल ऑब्जर्वर, मैं हूं वरुण जौहरी और हमारे साथ श्री MPS रघुवंशी जी ने अपना पूरा अनुभव साझा किया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। देखते रहिए द लीगल ऑब्जर्वर। धन्यवाद।